10 अध्याय कर रहे थे हम 12 का प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें हमने बात करेंगे आज वन्य जीव। तो वन्य जीव क्या है? तो बात करते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो प्राकृतिक आवासों में निवास करते हैं उन्हें वन्य जीव कहते हैं। जैसे हाथी, शेर, गैंडा, हिरण आदि ये सारे क्या हैं? वन्य जीव हैं। अब क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इनका विनाश होता जा रहा है, क्योंकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है जो वनों को या प्राकृतिक भूमि को कृषि और आवास के लिए काटकर अपने लिए उपयोग में ले लेती हैं। अब बात करते हैं हम वन्य जीव के विलुप्त होने के कारण क्या है, क्यों विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्ति के क्या क्या कारण है। सबसे पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। यदि हम जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देंगे तो वे स्वतः ही उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा और विलुप्ति के कगार पर खड़े हो जाएंगे। अब प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने का सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या। देखिए जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो हमारे पास पृथ्वी तो सीमित है, लेकिन उस पृथ्वी में सीमित है तो इसमें बहुत सारे वन, पहाड़, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक संपदाएं हैं जिनसे हमको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। परंतु मनुष्य जनसंख्या में मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इन वनों को काटता है और अपने आवास के लिए वहाँ पर जगह बनाता है तथा कृषि की आपूर्ति करने के लिए भी वनों को काट देता है। इसके बाद परियोजनाएं भी बड़े स्थान पर की जाती है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, इनके कारण भी बहुत बड़ी संख्या में वनों को काट दिया जाता है। और जब भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया था लगभग 341 गाँवों को उस स्थान से दूर भेज दिया गया था। तो इसी के साथ साथ वन्य जीवों को बहुत नुकसान हुआ। अब देखिए वनों में खनन कार्य, तो वनों में खनन कार्य किया जाता है तो वहाँ पर खुदाई करने के लिए वहाँ पर पेड़ों को काटा जाता है, तो वहाँ पर पेड़ों को काटने के साथ साथ क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे कारण वन्य जीवों के अवैध शिकार। मनुष्य अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वन्य जीव का शिकार करने लग जाता है। प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है वन्य जीवों के नष्ट होने का। आज की बढ़ती हुई जनसंख्या अपने औद्योगिक क्रांति के कारण प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है और इस प्रदूषण के कारण वन्य जीव के आवासों को नुकसान पहुंच रहा है। मानव तथा वन्य जीवों में भी संघर्ष चलता रहता है। मानव संघर्ष करते हैं और वन्य जीवों को नष्ट करते रहते हैं। अब बात आती है यदि ये कारण ऐसे ही चलते रहे तो ये सारे वन्य जीव क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे और हमारी जैव विविधता के ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा। और यदि जैव विविधता पर संकट आ गया तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो जैव विविधता पर क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा। अब इस स्थिति से बचने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि वन्य जीवों को बचाया जा सके। अब बात करते हैं कि कौन से स्तर पर हम इनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया जिसके अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसे 1973 में लागू किया गया था भारत के अंदर। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक IUCN संस्था का गठन किया गया जिसका नाम पूरा होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था। इस संस्था के माध्यम से 5 प्रकार की प्रजातियों को क्या कहा जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये जो संस्था होती है इन प्रजातियों से संबंधित जो भी कोई सूचनाएं होती है उनको एक पुस्तक के अंदर लिखती है। पुस्तक का नाम है लाल आंकड़ों की पुस्तक। क्या नाम है उसका, लाल आंकड़ों की पुस्तक। इसी को रेड डाटा बुक भी कहा जाता है, रेड डाटा बुक भी कहा जाता है। और इस पुस्तक के अंदर लगभग 5 प्रकार की जातियों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से सबसे पहले है विलुप्त प्रजातियां, यानी ऐसी प्रजाति जो इस संसार से विलुप्त हो चुकी है, जिनका इस संसार में अस्तित्व नहीं है, जैसे कि डायनासोर है, राइनिया पादप है, आपका डोडो पक्षी है। उसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिन्हें संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो तुरंत ही विलुप्त हो जाएंगी, तो उन्हें कहे जाते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। जैसे कि गेंडा ऐसी प्रजाति है यदि इसको संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो ये विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। अगली है सुवेद्य प्रजाति। सुवेद्य प्रजातियों को हम कहते हैं अति संवेदनशील प्रजातियां, अति संवेदनशील प्रजातियां, यानी कि ये ऐसी प्रजातियां हैं यदि हम इनको समय पर संरक्षण नहीं देंगे तो ये शीघ्र ही संकट की स्थिति में आ जाएंगी, जैसे कि याक।
अब या के यदि हम संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो ये संकटग्रस्त प्रजाति में आ जाएगा, और जो संकटग्रस्त प्रजातियां वापस कैसे हो जाएंगी, विलुप्ति के स्थान पर आ जाएंगी। उसके बाद देखते हैं हम दुर्लभ प्रजातियां, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत कम है, निश्चित स्थानों पर पाई जाती है और इनके संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। यदि इनको संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो ये भी क्या आ जाएंगे, संकटग्रस्त की स्थिति में हो जाएंगी। और जो पांचवी स्थिति है वह होगी अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनका अभी तक वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। अगला आता है राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए भी एक प्रकार का प्रयास है, यानी राष्ट्रीय उद्यान ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अब इन राष्ट्रीय उद्यानों में क्या है कि चारे पर बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और जो निजी संस्थाएं होती हैं जो अपना कार्य करने के लिए इन संस्थाओं में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी इसमें पूर्ण प्रतिबंध होता है। जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, असम राज्य में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रयास है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा होता है। इसमें इसका मानना है कि वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसके लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। जो इन नियमों और कानूनों का अवैध करेगा वो शिकार का भागीदार होगा। अब देखिए इनके अंदर भी क्या होता है कि निजी कंपनियां जाने का प्रयास करती हैं, तो निजी कंपनियां वे ही जा सकती है जिनके कार्य कैसे होने चाहिए, रचनात्मक होने चाहिए, यानी कि जो वन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वे निजी कंपनियां इसके अंदर जाकर अपना कारोबार कर सकती हैं। जैसे सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, और कहाँ पर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से भी वन्य जीव प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। विश्व में कुल 669 बायोस्फीयर रिजर्व हैं तथा भारत में इनकी संख्या 18 है। अब बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। बायो रिजर्व ऐसे क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित किए हैं। तो जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित किए हैं उनको क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। अब ऐसे कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो इन संसार में कुल संख्या कितनी होती है, 669, तथा भारत में इनकी कुल संख्या है 18। जैसे जो सबसे पहला जो भारत के अस्तित्व में आया वो है कर्नाटक, जो केरल में है, और इसका नाम क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आज के लिए आपके लिए इतना ही, बाकी की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। तो ऑन ही नहीं हुआ। कब? मैं इसको ऑन करके गया ना, मैं ऑन करके गया था। चल रही है सर वीडियो।